हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हो। और इस वीडियो में वही प्रश्न लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के अंत में एक होमवर्क प्रश्न मिलेगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न है गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। पूछा गया है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कल जो हम होमवर्क प्रश्न दिए थे हिंदी का, तो उसका जवाब जिनका सबसे पहले आया है वो है अभिषेक कुमार। तो प्रश्न ये था कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। जापान जितने लोगों ने सही जवाब दिया है उन सारे लोगों का कमेंट इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 2 नंबर प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916, बी ऑप्शन है 1917, सी ऑप्शन है 1918, डी ऑप्शन है 1919। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और टूना कुमार जी का थोड़ा सा गलत आंसर आ गया दिखाने का ये मतलब है कि आपका गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, अगली बार कमेंट आप जरूर कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। बोल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, आपको बताना है। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। जो फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था थी उसकी स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा जिनका कमेंट सही आया था वो है किशन कुमार। तो बहुत अच्छा आपका जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। जो तिनकठिया प्रणाली था वो किस पर लागू हुआ था। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा भी इसी तरह कमेंट आए स्क्रीन पे, तो लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब सही देना होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है उद्योगपति पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो तिनकठिया प्रणाली किस पे लागू होता था, तो किसानों पर लागू होता था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट आया था सही वो है सत्यम पांडे, बोल रहे हैं जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन है निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ों को बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। तो जो चिपको आंदोलन था वो पेड़ को बचाने से था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है समक्ष तिवारी। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। सिर्फ उसमें एक ही राजनीतिक पार्टी है, वो बताना है कि किस देश में है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है ब्रिटेन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। तो किस देश में है, चीन में है एक दलीय व्यवस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया है वो है मनीष कुमार, जापान बोल रहे हैं। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए होमवर्क प्रश्न का। और एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है, तो शुरू से अंत तक देखिए आप लोग। और जो लास्ट का होमवर्क प्रश्न है उसका जवाब आप लोग सही सही दीजिए, हम आपसे यही उपेक्षा करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं।
जो लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से लिए जाते हैं, बी ऑप्शन है देरी से लिए जाते हैं, सी ऑप्शन है अति शीघ्र लिए जाते हैं, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो जो लोकतंत्र है उसमें फैसला हमेशा देरी से लिया जाता है, क्योंकि उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। अगर एक चोर है तो चोर सबसे पहले पुलिस चोर को पकड़ेगी, फिर चोर को कोर्ट में ले जाया जाएगा, न्यायालय में, जिला न्यायालय में, वहां से उसको कोर्ट सजा सुनाएगी, तब उसको जेल होगा। एकदम मतलब देर लगता है थोड़ा सा। तो लोकतंत्र में जो फैसले होते हैं वो थोड़े से देर से आते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जिनका कमेंट आया था वो है विक्रम कुमार, इनका भी जापान बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? जो भारत है उसमें किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया है वो है आशुतोष रॉय, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, वेल डन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? बोला गया इस प्रश्न में कि साइमन कमीशन है वो किस वर्ष भारत में आया? ए ऑप्शन है 1919, बी ऑप्शन है 1921, सी ऑप्शन है 1927, डी ऑप्शन है 1928। तो जो साइमन कमीशन था वो भारत में कब आया? तो 1928 में आया। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग लिख के अगर याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिए। और अगला जिनका कमेंट सही आया वो है दीपक कुमार, बोल रहे हैं जापान होगा, तो बिल्कुल जापान होगा, एकदम सही जवाब है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 10 नंबर, यहाँ पे देखिए नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? जो नरेगा है उसके अंतर्गत जो गांव में मजदूरी करने वाले लोग होते हैं उनको कम से कम कितने दिनों की रोजगार देना होता है? ए ऑप्शन है 100 दिनों के लिए, बी ऑप्शन है 25 दिनों के लिए, सी ऑप्शन है 150 दिनों के लिए, डी ऑप्शन है 200 दिनों के लिए। तो कम से कम 200 दिनों के लिए यहाँ पे रोजगार देने की व्यवस्था है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट आया है वह सही, तो है राजकिशोर प्रजापति। तो यहाँ पे देखिए इनका थोड़ा सा गलत आंसर आ गया है, जापान यहाँ पे होना चाहिए। कमेंट दिखाने का यही मतलब है कि अगर आपका गलत हो गया है तो आप निराश मत होइए, अगली बार इसी वीडियो का कमेंट आपको सही करके दिखाना है। यहाँ पे देखिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे सब्सक्राइब का चिन्ह है नीचे बटन, उसको दबा दीजिए और जो घंटी आएगा उसे दबा के ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? पूछा गया है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ए ऑप्शन है उद्योग है, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है व्यापार, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। सबसे ज्यादा लोग बिहार में कृषि करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया है वो है अंकित कुमार, बोल रहे हैं कि एचडब्ल्यू का आंसर जापान होगा, तो बिल्कुल अंकित कुमार आपका जापान सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? आदमी कब से वोट देना शुरू कर देता है, कितनी वर्षों की उम्र में? यही आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष में, बी ऑप्शन है 16 वर्ष में, सी ऑप्शन है 20 वर्ष में, डी ऑप्शन है 21 वर्ष में। तो भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष के आप हो जाएंगे तो आप वोट देना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया है वो है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि एचडब्ल्यू का सही आंसर जापान होगा, तो बिल्कुल कुणाल कुमार जापान एकदम सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? यानी कौन सी देशी है, यानी कौन सी इंडियन इसमें से कंपनी है, आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है हुंडई, बी ऑप्शन है टाटा, सी ऑप्शन है टोयोटा, डी ऑप्शन है फोर्ड। तो इसमें से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो हुंडई भी विदेशी है, टोयोटा भी विदेशी और फोर्ड भी विदेशी है। तो जो टाटा कंपनी है वो क्या है? भारत की है, यानी स्वदेशी है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ये विदेशी नहीं है, ये इंडियन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही है वो है शांति कुमारी, तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, एचडब्ल्यू का आंसर जापान है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर, खाद्य तेल गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है?
खाद्य तेल गुणवत्ता का मानक चिन्ह पूछा गया है आपसे, क्या है जो खाद्य तेल होता है उस पे कुछ चिन्ह होता है, उसी का आपको जवाब बताना है। ए ऑप्शन है होलोग्राम, बी ऑप्शन है ISI मार्क, सी ऑप्शन है एग मार्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो खाद्य तेल होता है उसकी गुणवत्ता के पहचान के लिए उस पे एग मार्क का निशान होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला कमेंट सही आया वो है नेहा कुमारी, तो बिल्कुल जापान आपका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। जो मरुस्थलीय मृदा है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जो मरुस्थलीय मृदा है यानी जहाँ पे सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है वो किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, लास्ट का जो होमवर्क प्रश्न है उसको आपको जरूर बता के जाना है कमेंट बॉक्स में, तभी आपका अगले दिन कमेंट बॉक्स में नाम लिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है। पूछा गया है कि जो सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार की ऊर्जा है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है चक्रीय, डी ऑप्शन है जैव। तो सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा का स्रोत है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी पूछा गया है इसमें कि किस राज्य में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक क्या है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और झारखंड में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो कोयला होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। जो सीमेंट बनता है उसके लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पत्थर। तो यहाँ पे देखिए जो सीमेंट उद्योग होता है उसके लिए जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो क्या होता है, चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न 19 नंबर है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। पूछा गया है कि जो सुंदरवन है वो किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो जो सुंदरवन है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरवन किन के लिए महत्वपूर्ण है, तो शेरों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, असम में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कांजीरंगा किसके लिए मतलब महत्व, किसके लिए ज्यादा प्रमुख है यानी किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे एक सींग वाले गेंडा पाया जाता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है मुद्रा यानी पैसा, बी ऑप्शन है खेत, सी ऑप्शन है जमीन के कागज, डी ऑप्शन है यहाँ पे मालगुजारी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मुद्रा सही है तो मुद्रा बताना है, अगर खेत सही है तो खेत बताना है, अगर जमीन का कागज सही है तो पूरा जमीन के कागज लिख के भेजना है, अगर मालगुजारी सही है तो पूरा मालगुजारी लिख के भेजना है, ABCD ऐसे नहीं भेजना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों या भाई बहन के पास जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।